हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते सबसे पहले जय श्री श्याम। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। असर्शन के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। यानी हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसके अंदर उस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो या फ्रैक्शनल दोनों हो सकते हैं। जीरो के अलावा और फ्रैक्शनल के अलावा फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अब ऐसे ही हमें इसका रीजन दे रखा है, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यानी कि हम कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उसका ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन के ऑर्डर को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया हमारे पास। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट किसी भी तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। यानी कि हमारे पास कोई रिएक्शन होती है, उसके अंदर मोलैरिटी और उसके ऑर्डर हमेशा सेम रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि दोनों हमेशा सेम नहीं होते हैं। मोलिकुलरिटी तो होती है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब फिर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होते ही हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे पास फर्स्ट असर्शन गलत है और हमारा रीजन ट्रू है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, असर्शन में ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम है। इसी तरीका का क्वेश्चन हमारा पिछला क्वेश्चन था जो अभी हमने किया था। लैंग्वेज दोनों के अंदर थोड़ा चेंज करके दे रखा है, क्वेश्चन सेम ही है। तो इसका आंसर भी हमारे पास हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट वाली हमारी फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन भी हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन के अंदर, द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, उसकी मोलिकुलरिटी की बात कर रहा है। रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन प्लस में ब्रोमीन टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यानी कि इसकी कह रहा है कि मोलिकुलरिटी रिएक्शन की 2 है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 ही है। इसके अंदर 2 मोलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब इसका रीजन दे रखा है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। कि इस रिएक्शन के अंदर 2 मोलिक्यूल आपस के इन्वॉल्व हैं रिएक्शन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है और सेकंड फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारे इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन हमारा असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें असर्शन दे रखा है, द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन की एंथैल्पी जो है, उसके अंदर एंथैल्पी चेंज होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा ही होता है रिएक्शन के अंदर जब उसके अंदर कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे रीजन में कह रहा है कि ए कैटलिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन फॉर्म डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर हमने ऐड किया है वो अलग अलग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और लोअर डाउन करेगा उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं और सेकंड वाली स्टेटमेंट फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन। इसमें दे रखा है, ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यानी कि जितने भी कोलिजन होंगे रिएक्शन के अंदर वो सारे के सारे क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमें कोलिजन थ्योरी के अंदर एक पॉइंट आता है कि इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है, ना कि सभी कोलिजन से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब इसका रीजन दे रखा हमें, ओनली दोज कोलिजन इन दिस विच मोलिक्यूल हैव करेक्ट ओरिएंटेशन एंड सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी। तो जिनकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है और कोलिजन इफेक्टिव होता है, सिर्फ उनसे ही प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ट्रू दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की फॉल्स होती है, हमारा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, असर्शन फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें असर्शन दे रखा है, रेट कांस्टेंट डिटरमाइन फ्रॉम एरिनियस इक्वेशन आर फेयरली एक्यूरेट फ्रॉम सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल।
कि सिंपल मॉलिक्यूल हो चाहे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन है, अरेनियस इक्वेशन दोनों के रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि अरेनियस इक्वेशन चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल सभी के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे रीजन दे रखा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन। अब ये जो इररेस्पेक्टिव लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमारा ये रीजन गलत हो गया क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में, ओरिएंटेशन के रेस्पेक्ट में हम उसका केमिकल की रिएक्शन को देखते हैं जब हम उसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे हमें एसर्शन दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इंस्टेंटेनियस रेट इज यूज टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी फिक्स टाइम के ऊपर हम किसी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें रीजन में कह रहा है कि एवरेज रेट इज कांस्टेंट फॉर द टाइम ट्रेवल फॉर विच इट इज कैलकुलेटेड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही कह रहा है कि जो एवरेज रेट हमने कांस्टेंट निकाला है वो उसके अंदर जो टाइम चेंज हुआ था उस टाइम से ही कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एसर्शन दे रखा हमें फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन। अब क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन के बाद इसमें एरो आएगा फॉरवर्ड, उससे प्रोडक्ट बन रहा है क्लोरोफॉर्म प्लस में HCl। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म नहीं है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 के साथ बन रहा है यहाँ पे HCl। तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए हमें रेट दे रखा है कि रेट किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्लोरोफॉर्म साथ में क्लोरीन, और क्लोरीन की पावर दे रखी है हाफ। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गया कि जो इसका रेट है इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे इसका रीजन दे रखा है, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम नहीं कर सकते, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम रेट लॉ को कैलकुलेट करते हैं। स्टेटमेंट एक बार पहले भी आ चुका है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें एसर्शन दे रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और ए प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो जाए। तो ये हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है फर्स्ट एसर्शन के अंदर ट्रू है। अब इसका रीजन दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि पूरी रिएक्शन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, तो यही हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, और फॉल्स स्टेटमेंट होने की वजह से हमारा इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एसर्शन तो हमारा ट्रू है और जो हमारा रीजन है वो है यहाँ पे फॉल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक रिएक्शन दे रखा है, N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है, उससे बन गया NO2 गैस प्लस में O2 गैस। अब यहाँ पे बता रहा है कि इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू हो गया क्योंकि इसमें एक ही कंसंट्रेशन टर्म है और उसके ऊपर उसका रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा। आगे हमें इसका रीजन दे रखा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज डिटरमाइंड बाई स्लो स्टेप। हमेशा किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा स्लो स्टेप से ही डिटरमाइन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और ये सेकंड वाली है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो एक ही स्टेप है स्लो और फास्ट का, तो कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एसर्शन हमें दे रखा है, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि जो केन शुगर होती है, जैसे कि हमारे पास सुक्रोज है, उसका इन्वर्जन बता रहा है। इन्वर्जन में उसके अंदर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये हमारे पास सुक्रोज है। सुक्रोज का हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये यहाँ पे इन्वर्जन की जगह पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिखा मिले तो दोनों हमारे पास सेम ही हो जाएंगे, और ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, एनसीईआरटी की बिल्कुल सेम लाइन उठा रखी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो H2 इन दिस रिएक्शन इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू सुक्रोज। अब इसके अंदर ये लेस अमाउंट में नहीं होता है, यही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये इन्वर्जन के अंदर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे लेस अमाउंट नहीं होती है, अमाउंट ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होने की वजह से ही हम H2O को उसमें से नेगलेक्ट कर देते हैं, और फिर तभी इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। उसके अंदर हमें एसर्शन दे रखा है। एसर्शन के अंदर हमारे पास
फॉर ईच 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट इज नियरली डबल। यदि हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10 डिग्री, तो 10 डिग्री बढ़ाने के साथ उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा डबल। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ये हमारे पास जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज आती हैं उसके अंदर आता है कि हम रिएक्शन का रेट, उसके अंदर प्रॉपर्टीज में आता है एक्टिवेशन एनर्जी वाले में, कि यदि हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस तो रिएक्शन डबल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें इसका रीजन दे रखा है। रीजन में कह रहा है कि एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस इज एन एक्सपेरिमेंटल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन ये सेकंड वाला उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसमें तो एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, लेकिन उसके अंदर तो उसका एक्सप्लेनेशन देना था, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसके असर्शन में हमें दे रखा है इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज जीरो टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। यदि हमारे पास किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट नहीं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, तो वो रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। टेम्परेचर के ऊपर फिर वो डिपेंड नहीं करेगी यदि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है। अब हमें इसका रीजन दे रखा है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। जितनी ज़्यादा किसी रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगा वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। असर्शन और रीजन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दोनों ट्रू हैं। और सेकंड जो हमें यहाँ पे रीजन दे रखा है ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे सी गलती से लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। इसमें असर्शन दे रखा है मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व। इसमें पर्टिकुलर टिपिकल केसेस में हम देखते हैं कि मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की 3 से ज़्यादा ग्रेटर हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, 3 से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अब इसका रीजन दे रखा है द ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। अब ये स्लोवेस्ट स्टेप या फास्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी नहीं, मोलिकुलरिटी पूरी रिएक्शन की ही देखी जाती है कि पूरी रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे उसकी मोलिकुलरिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास फास्ट, ये फॉल्स हो गई। हम स्लो या फास्ट रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं देखेंगे, हम पूरी रिएक्शन की ही मोलिकुलरिटी देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असर्शन ट्रू है और रीजन हमारे पास फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के असर्शन में दे रखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और किसके ऊपर, हॉट प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, तो वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है और हम उसको हाई प्रेशर पे कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये एज इट इज एनसीईआरटी बुक की लाइन है। उसके अंदर दे रखा है कि प्लेटिनम के ऊपर, ये प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर यदि हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब इसका रीजन दे रखा है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो उसकी कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि ऊपर वाली जीरो ऑर्डर क्यों होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नंबर 17 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन ए रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, और रिएक्शन भी कैसे ले रखी है यहाँ पे, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, बैकवर्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, हमेशा फॉरवर्ड की ज़्यादा होती है रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। एंडोथर्मिक जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यदि यहाँ पे एक्जोथर्मिक होता तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। अब यहाँ पे इसका रीजन दे रखा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी सब्सटेंस का तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शंस था जो कोलाइड हो रहे थे आपस में, उससे उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और किससे ज़्यादा रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी से। तो स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है, लेकिन हमारी सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट में हमें असर्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। कि एक कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, यानी कि उसके रेट को बढ़ाएगा बिना उसके अंदर अपने
अगर परमानेंट चेंज किए, यानी कैटलिस्ट के अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आएगा, कैटलिस्ट सेम ही रहेगा जो पहले था, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, तो स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू है। अब इसके रीजन में कह रहा है ए कैटलिस्ट चेंज द गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो यही गलत हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी उसकी गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं करता। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसर्शन तो ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है। तो ये थे हमारे पास टॉप 18 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, चांदी की